हेलो फ्रेंड्स, मैं रविभूषण अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोग का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हम लोग आरआरबी एनटीपीसी का स्नातक स्तरीय जितने सारे पेपर हुए थे 2016 में, उसके जीएस के पोर्शन को हम लोग देख रहे थे। ये तो आज हम लोग देखते हैं जो 6 अप्रैल 2016 को जो पेपर हुआ था उसमें जितने सारे जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चंस पूछे गए थे उसको हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। जो 45 डेज मास्टर प्लान चल रहा है उसको शुरू करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन था हमारा कि हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है वो कहाँ मनाया जाता है, और इसके ऑप्शंस थे आपके अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल है ये मनाया जाता है नागालैंड में, और नागालैंड की राजधानी कहाँ हो गई? नागालैंड की राजधानी हो गई कोहिमा। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है। और नागालैंड में क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1 दिसंबर 1963 को, 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड स्टेट की स्थापना हुई थी, और इसी के उपलक्ष्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के संस्थापक कौन हैं? और इसका ऑप्शन है आपका माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के संस्थापक कौन से ईयर में हुआ था? और ऑप्शन है आपका माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के संस्थापक कौन है, वो भी एक ऑप्शन कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है। और माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के संस्थापन कब हुआ था? और इसका ऑप्शन है 1979, 1981, 1975 या 1965। तो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का जो स्थापना हुआ था वो 1975 में माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना हुई थी। और ये किसके द्वारा हुई थी? ये बिल गेट्स और पॉल एलन के द्वारा हुई थी। 2 व्यक्ति थे, बिल गेट्स और पॉल एलन के द्वारा माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना हुई थी, जो एक बहुराष्ट्रीय सॉफ्टवेयर कंपनी है। कौन? माइक्रोसॉफ्ट। और इसका हेडक्वार्टर कभी कभी पूछा जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर आपका हो जाएगा वाशिंगटन में है, वाशिंगटन यूएसए। हो गया। थर्ड क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं, और इसमें क्वेश्चन है आपका, सैयद मोदी इंटरनेशनल ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड चैंपियनशिप हर साल कहाँ आयोजन की जाती है? सैयद मोदी इंटरनेशनल ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड का आयोजन हर साल कहाँ होता है? और इसका ऑप्शन है आपका चंडीगढ़, लखनऊ, दिल्ली या हैदराबाद। तो जो सैयद मोदी इंटरनेशनल ग्रैंड प्रिक्स है ये है क्या? ये है आपका बैडमिंटन टूर्नामेंट है। क्या है? बैडमिंटन टूर्नामेंट। और इसका आयोजन कहाँ होता है? तो इसका आयोजन होता है आपका लखनऊ में। लखनऊ में जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है वहीं पर सैयद मोदी इंटरनेशनल ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड का आयोजन होता है। और सैयद मोदी ये है कौन? सैयद मोदी कौन है? जब 1982 का कॉमनवेल्थ गेम्स जब हुआ था, तो कॉमनवेल्थ गेम्स में ये पदक जीत के लाए थे, ये चैंपियन थे। उन्हीं के यादगार में हम लोग सैयद मोदी इंटरनेशनल ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड का आयोजन होता है। और ये कौन सा खेल से रिलेटेड है? तो ये एक बैडमिंटन टूर्नामेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सैफरन जिसे हिंदी में कहा जाता है केसर का बड़े पैमाने पर उत्पादन कहाँ होता है? तो सैफरन का उत्पादन कहाँ होता है? केसर का उत्पादन होता है भारत में। कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में केसर का उत्पादन होता है। और केसर के उत्पादन के लिए क्या चाहिए? तो केसर के उत्पादन के लिए जो है पहाड़ी क्षेत्र होना चाहिए। इसके अलावा शीतोष्ण शुष्क भूमि चाहिए, ड्राई लैंड चाहिए लेकिन वो शीतोष्ण चाहिए। और इसके अलावा इसकी मिट्टी क्या है? तो जो दोमती मिट्टी है, दोमट प्रकार की मिट्टी में केसर का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री का पदेन अध्यक्ष है, प्रधानमंत्री देश का पदेन अध्यक्ष है। प्रधानमंत्री निम्न में से किसके पदेन अध्यक्ष होते हैं? और इसका ऑप्शन है आपका CLRI इसरो, CSRI DRDO। तो CSIR इसका फुल फॉर्म हो गया, इसका साइंटिफिक काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसके पदेन अध्यक्ष कौन होंगे? इसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं CSIR के। और CSIR जो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना आपको आज़ादी के पूर्व ही 1942 ईस्वी में
हुई थी 1942 ईस्वी में इसकी CSIR की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्माइलिंग बुद्धा किससे संबंधित है? जो स्माइलिंग बुद्धा कोड है ये किससे संबंधित है? तो जो हमारा दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था, कब हुआ था? 1908 में, 1998 में दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था। उस वक्त देश के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उन्हीं की अध्यक्षता में स्माइलिंग बुद्धा एक कोड वर्ड नाम रखा गया, जिसके थ्रू क्या हुआ? परमाणु परीक्षण किया गया। और ये परमाणु परीक्षण 1998 में हुआ था। और इसका कोड वर्ड स्माइलिंग बुद्धा रखने का तात्पर्य था कि जो भारत जो परमाणु परीक्षण करने जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य युद्ध करना नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य शांति तथा सुरक्षा अपने देश को प्रदान करना ही स्माइलिंग बुद्धा कोड वर्ड रखा गया वो परमाणु परीक्षण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब कार मोड़ लेती है तो कौन सा बल हमें बाहर की ओर धकेलता है? सपोज हम कार में बैठे हुए हैं और जब कार टर्न लेती है तो उसमें कौन सा फोर्स हम पे इम्प्लीमेंट होता है जो हमें धक्का देकर के बाहर की ओर करता है? तो ऑप्शन में है इसका आपका इसका ऑप्शंस में है सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स या टेंशन फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो है आपको बाहर की ओर धकेलता है, और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो केंद्र की ओर खींचता है। तो इसका जब हम कार मोड़ लेती है तो इसका कौन सा बल हमें बाहर की ओर धकेलता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाएगा। और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? जब वो सेंटर की ओर अट्रैक्ट कर रहा है तो उसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाएगा फोर्स एक्ट्स इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मंगल ग्रह को और किस नाम से जाना जाता है? तो मंगल ग्रह को हम लोग रेड प्लेनेट के नाम से जाना जाता है। इसमें ऑप्शन है आपका, मंगल ग्रह को किस रूप में भी जाना जाता है? सुबह का तारा, शाम का तारा, लाल ग्रह और नीला ग्रह। तो मंगल ग्रह को हम लोग लाल ग्रह के रूप में भी जानते हैं। और इसके क्या है? इसके दो सैटेलाइट हैं, फोर्ब्स और डिमोस, जिसको मैंने पिछले सीरीज में एक आया था उसमें मैंने इसके बारे में चर्चा भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खान अब्दुल गफ्फार किसे कहा जाता है? किस व्यक्ति को बादशाह खान या खान अब्दुल गफ्फार खान कहा जाता है? तो इसमें ऑप्शन है आपका सीमांत गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, खान अब्दुल वली खान। तो जो खान अब्दुल गफ्फार खान है या बादशाह खान को ही खान अब्दुल गफ्फार खान कहा जाता है। इन्हीं को फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है, इन्हीं को बच्चा खान भी कहा जाता है। और लाल कुर्ती जो आंदोलन हुआ था वो खान अब्दुल गफ्फार खान के ही द्वारा हुआ था। खान अब्दुल गफ्फार खान, इन्हें और किस नाम से जाना जाता है? इन्हें बादशाह खान भी कहा जाता है, इन्हें बच्चा खान भी कहा जाता है, इन्हें फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है, ये बलूचिस्तान प्रांत के रहने वाले थे। और जब अंग्रेज शासन था तो उन्होंने अहिंसा पूर्वक अंग्रेजों का मुकाबला किया था। और इनका है कि ये जो है एक है क्या, इन्होंने फ्रंटियर गांधी का उपनाम भी मिला है, बच्चा खां का भी उपनाम मिला है, और बादशाह खान का भी उपनाम मिला है। इसके अलावा 1929 ईस्वी में जो खिदमतगार संगठन था, खिदमतगार संगठन किसके द्वारा शुरू किया गया था? 1929 में खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा ही शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? भारतीय संविधान ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? इसका ऑप्शन है आपका 22 जुलाई 1947, 22 अगस्त 1947, 22 जनवरी 1948 या 22 अक्टूबर 1947। तो इसका सही आंसर है 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को अपनाया गया था। और अक्सर तिरंगा से, नेशनल फ्लैग से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई का रेशियो क्या है, लेंथ इज टू ब्रेथ का रेशियो क्या है? ये क्वेश्चन है 3:2 इज़ द करेक्ट आंसर। और द नेशनल फ्लैग है उसका लंबाई और चौड़ाई का रेशियो है 3:2।
3:2। और एक क्वेश्चन और अक्सर तिरंगा से झंडे से पूछा जाता है कि तिरंगे झंडे का डिज़ाइन किसने किया था। तो तिरंगे झंडे का डिज़ाइन किसने किया था? पेंगलेयू नामक एक व्यक्ति थे, उन्होंने ही तिरंगे झंडे का डिज़ाइन किया था। अब हम लोग नाम आगे बढ़ते हुए हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका डिज़ाइन किया था पिंगली वेंकैया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एनीमिया का क्या कारण है? जो एनीमिया रोग है तो इसका क्या कारण है? और इसमें आपका ऑप्शंस है प्लेट्स की कमी के कारण, आरबीसी की कमी के कारण, डब्ल्यूबीसी की कमी के कारण या ऑक्सीडेंट की कमी के कारण। एनीमिया रोग किसके कारण होता है? तो एनीमिया जो रोग है, दिस वन क्वेश्चन नंबर 11, एनीमिया रोग हेमोग्लोबिन या आरबीसी की कमी के, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स के कमी के कारण एनीमिया रोग होता है। इस रोग में होता क्या है? जो हमारे ब्लड में है लौह तत्व की कमी हो जाती है, जिसके कारण एनीमिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश शासन का अंत किस वर्ष हुआ? और ऑप्शंस में है आपके 1946, 47, 48, 50। तो हम लोग जानते हैं भारत में ब्रिटिश शासन का अंत 1947 में हुआ। 15 अगस्त 1947 को हमारा प्यारा भारत देश आज़ाद हो गया और 4 जुलाई 1947 को, 4 जुलाई 1947 को जो ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता का एक संविधान पेश हुआ, भारतीय संविधान स्वाधीन अधिनियम पेश हुआ 4 जुलाई 1947 को, और ये साइन हो गया था 16 जुलाई को, पेश किया गया 4 जुलाई को, 16 जुलाई को वो पास हो गया, और 16 जुलाई को पास हो जाने के बाद 18 जुलाई को ब्रिटिश सम्राट का इस पर हस्ताक्षर हो गया और आखिरकार 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया। तो भारत में ब्रिटिश शासन का अंत किस वर्ष हुआ? तो द करेक्ट आंसर इज 1947। क्वेश्चन नंबर 13, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली के मोटर रूपांतरित करती है। तो बिजली का मोटर है कैसे रूपांतरित करती है? तो बिजली का मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में ये कन्वर्ट करती है बिजली का मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? तो दो अक्सर इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो स्टूडेंट लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, एक वॉशिंग सोडा और एक बेकिंग सोडा। दिस वन वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किस लिए होगा? ये कपड़े धोने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल होता है। और बेकिंग सोडा का खाने में यूज़ होता है, बेकिंग सोडा का खाने में यूज़ होता है। जनरली वॉशिंग सोडा से एक अक्सर एक क्वेश्चन ये भी पूछ दिया जाता है कि जो वॉशिंग सोडा है इसे और किस नाम से, इसका केमिकल नेम क्या है? तो वॉशिंग सोडा को हम लोग जानते हैं, इसको सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, और बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। तो हो गया वॉशिंग सोडा कपड़े धोने के लिए काम आता है, बेकिंग सोडा जबकि खाने में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेफ्रोलॉजी क्या है? तो नेफ्रोलॉजी क्या है? तो नेफ्रोलॉजी स्टडी ऑफ किडनी, उसको हम लोग कहते हैं नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ किडनी, उसी को कहेंगे नेफ्रोलॉजी। और हु आर नेफ्रोलॉजिस्ट? जो नेफ्रोलॉजिस्ट किसे कहेंगे? तो नेफ्रोलॉजिस्ट वो इंसान हो गए, वो डॉक्टर हो गए जो इसका ट्रीटमेंट और किडनी के ट्रीटमेंट के लिए कार्य करते हैं, उसको हम लोग नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इसरो? इसरो का फुल फॉर्म हम जानते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके प्रथम अध्यक्ष आपके ऑप्शंस में है कस्तूरी रंगन, दूसरा है विक्रम साराभाई, या होमी जहांगीर भाभा, या CV रमन। तो इसका करेक्ट आंसर है विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई इसरो के प्रथम अध्यक्ष थे। विक्रम साराभाई जो हैं इसरो के प्रथम चेयरमैन होंगे, विक्रम साराभाई। और जो इसरो की हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा इसरो का कहाँ? हेडक्वार्टर हो जाएगा इसरो का बेंगलुरु में, इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी प्रथम अध्यक्षता इस विक्रम साराभाई ने की थी। और इसरो की स्थापना भी अक्सर पूछा जाता है, तो याद रखिएगा 15 अगस्त, जिस दिन भारत आज़ाद हुआ था, लेकिन ईयर चेंज है, 15 अगस्त 1969 में 15 अगस्त
1969 में इसरो की स्थापना की गई थी और जिसके प्रथम अध्यक्ष विक्रम साराभाई को बनाया गया था और वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलुरु है। और जो इसरो के द्वारा ऐसा कौन सा सैटेलाइट बनाया गया था, प्रथम सैटेलाइट बनाया गया था जिसका अंतरिक्ष में प्रक्षेपण किया गया, तो वह आर्यभट्ट इसरो के द्वारा ही बनाया गया था, जिसको रूस की मदद से, सोवियत संघ की मदद से अंतरिक्ष में प्रक्षेपण किया गया था। भारत स्टेज उत्सर्जन मानक क्या है? भारत स्टेज उत्सर्जन मानक क्या है? और इसका ऑप्शन है आपका वाहनों से होने वाले प्रदूषण, औद्योगिक प्रदूषण, जल प्रदूषण या मिट्टी प्रदूषण। तो भारत स्टेज इमिशन स्टैंडर्ड जो है, जो हम लोग BS4, BS5, BS6 अभी हाल फिलहाल हम लोग न्यूज़ में भी सुन रहे हैं, तो भारत स्टेज जो मानक है, इमिशन स्टैंडर्ड है, भारत स्टेज इमिशन स्टैंडर्ड, ये क्या है? वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण को ही नियंत्रित करता है, BS। और अभी वर्तमान में जो हमारे वाहनों में गाड़ियाँ, 2 पहिए गाड़ियों में जो यूज़ हो रहा है वो होता है BS6 मानक। पहले इसके पहले था BS4 और 4 को डायरेक्ट 5th को हटा करके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार अब हमारे गाड़ी में 1 अप्रैल 2020 से ही BS6 मानक के गाड़ी इंजन बनते हैं भारत में अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दूध खट्टा हो जाता है तो किसका उत्पादन होता है? तो जब दूध खट्टा हो जाता है तो किसका उत्पादन होता है? और इसमें ऑप्शन है आपका लैक्टोज, लैक्टिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड या लिनालिक एसिड। तो जब दूध खट्टा हो जाता है तो लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। लैक्टिक एसिड कैसे निर्माण होता है? जब दूध रख दिए जाते हैं खुले में तो उसमें बैक्टीरियल फर्मेंटेशन काम करता है और दूध खराब हो जाता है और उसमें लैक्टिक एसिड बनता है। कौन सा एसिड बनेगा? लैक्टिक एसिड का निर्माण हो जाएगा ड्यू टू बैक्टीरियल फर्मेंटेशन, और ये क्या करेगा? दूध को खराब कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के जो जंतर मंतर है, दिल्ली के जंतर मंतर का ऐतिहासिक दृष्टि से क्या महत्व है? तो जानिए जंतर मंतर जो है वो पूरे भारत में कितने जगह पर है, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? इतिहास में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर जंतर मंतर से कुछ क्वेश्चन पूछा गया। जंतर मंतर, और इसका क्वेश्चन में था दिल्ली में जंतर मंतर का ऐतिहासिक महत्व क्या है? तो जो जंतर मंतर का है इसका ऑप्शन है जनसभा के लिए यूज होता है, भूख हड़ताल के लिए, प्राचीन मूर्तियां हैं इसमें, या खगोलीय वेधशाला है। तो जंतर मंतर एक खगोलीय वेधशाला है और इसका निर्माण हुआ था 1724 से 1735 ईस्वी के बीच में। और ये भारत में कुल कितने जगह हैं? टोटल 5 जगह हैं जंतर मंतर। और वो कौन कौन जगह है? तो वो पहला हो जाएगा दिल्ली, जयपुर, मथुरा, जयपुर, दिल्ली, मथुरा, वाराणसी और लास्ट है उज्जैन। ये 5 जगह है सो जंतर मंतर है, जिसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? इसका निर्माण किया गया था महाराज जय सिंह द्वितीय के द्वारा। महाराज जय सिंह, महाराज सवाई जय सिंह सेकंड के द्वारा जंतर मंतर का निर्माण भारत में कुल 5 जगहों में किया गया था। कौन कौन सा है? दिल्ली, जयपुर, मथुरा, वाराणसी, उज्जैन। याद रखिएगा जो मथुरा का जंतर मंतर है वो 1857 की क्रांति के दौरान इसे तोड़ दिया गया था, इसे छित विचित कर दिया गया था 1857 की क्रांति के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैस रेफ्रिजरेटर में यूज़ होती है? तो पहले जो गैस यूज़ होता था, अगर CFC पहले यूज़ हुआ करता था, लेकिन हम जानते हैं CFC के कारण, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के कारण ओजोन डिप्लेशन होता है, ओजोन लेयर में छिद्र हो जाता है, जिसके कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को हटा करके अब कौन सी गैस रेफ्रिजरेटर में यूज़ होती है? तो अब एमोनिया या फिर सल्फर डाइऑक्साइड गैस का यूज हमारे रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कौन हटा सकता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कौन हटा सकता है? क्या उसे राष्ट्रपति हटा सकता है या उसे प्रधानमंत्री हटा सकता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को 2/3 बहुमत के द्वारा राज्यसभा और लोकसभा में जितने एमपी प्रेजेंट है और वोट कर रहे हैं, उसके 2/3 बहुमत के द्वारा स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जा सकता है। 2/3 मेजोरिटी ऑफ लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा प्रेजेंट एंड वोटिंग।
और इसका एज भी पूछा जाता है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम एज, मीन्स कितने मैक्सिमम एज तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपने ऑफिस पर कार्यरत रह सकते हैं, तो वो हो जाएगा 65 ईयर्स और 6 ईयर्स और 65 ईयर्स, विच वन इज अर्लियर, तब तक वो अपने कार्यकाल पूरा कर सकते हैं। और अगर पूछा जाएगा वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो सुनील अरोरा जो हैं वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हो गए, वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हो जाएंगे सुनील अरोरा। ये हो गया मुख्य निर्वाचन आयुक्त से अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो इसे हटाया कैसे जा सकता है, इसे स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा 2/3 ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा प्रेजेंट एंड वोटिंग के द्वारा ही हटाया जा सकता है। और चीफ इलेक्शन कमीशन का जो टाइम पीरियड है, ड्यूरेशन है, टेन्योर है, वो कितना है 6 ईयर्स और 65 ईयर्स, 65 याद रखिएगा, 65 ईयर्स, विच वन इज अर्लियर। और हु इज द प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो सुनील अरोरा इज द प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चलिए आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। 6 अप्रैल 2016 को जितने सारे जीएस के पेपर हुए थे उसका हमने सॉल्यूशन देख लिया। अब हम लोग नेक्स्ट पेपर में आएंगे, नेक्स्ट क्लास में उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।